बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5101 कैलकुलस 1 के लेक्चर क्या है, इसमें हम मॉड्यूल कवर कर रहे हैं और कितने मॉड्यूल कवर करेंगे 86 से लेकर 90 तक। ठीक है, 5 मॉड्यूल इसमें हम कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने जो भी स्टडी करनी है ना वो कंसेप्ट बेस्ड करनी है। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला, जो VU के आपके 4 साल जो हैं वो ईजीली आप जो हैं वो कवर कर सकते हैं। उनमें क्या क्या गाइडेंस आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और किन चीज़ों से आपने बचना है। तो चलिए, ये अभी टाइम नहीं है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक, यानी कि जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो तो हमने अभी तक जो पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, यानी कि जो पहला डेरिवेटिव होता है वो ही पढ़ रहे थे। अब हम हायर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए सबसे पहले हम नोटेशन को देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम, अगर हमारे पास फंक्शन होता था ना एफ ऑफ एक्स, तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते थे, एफ डैश एक्स के ज़रिए। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका ये मतलब है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव के लिए आप ये दो निशान इस तरह के लगा दें। तो ये देखें, मैंने दो निशान लगा दिए हैं, तो ये देख लें। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव बोलेंगे और ये किसके बराबर होगा, D2F ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो आपने एक डेरिवेटिव लिया था उसका आप अगेन D ओवर डी एक्स ले लें। अगर आप इसको D ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये देखें, ये ऊपर डी स्क्वायर एफ बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि आपने जो पहले डेरिवेटिव लिया था उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि डबल डेरिवेटिव। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई डैश, अगर हम अपने फंक्शन को वाई बोलें तो उसको वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को, वाई डबल डैश डबल डेरिवेटिव को, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को डी ऑफ एफ, कैपिटल डी ऑफ एफ, और सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर एफ। ये भी नोटेशन है। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, ये आपने याद रखनी है कि क्या क्या नोटेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से एफ डबल डैश का मतलब क्या है, यानी कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हम फिर रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रूल्स हम वही इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट रूल, पावर रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स और लॉगरिथम जो डेरिवेटिव्स हैं, इन्वर्स डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं पीछे। यही चीज़ें हम डबल डेरिवेटिव में भी, यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है HOD ऑफ पोलिनोमियल। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल से क्या मुराद है, ये हमें एक पोलिनोमियल दी गई है x की पावर 4 माइनस 3x की 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये हमें एक पोलिनोमियल दी गई है। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो वो f डैश x होगा। तो इस पर सारी पर लगाएं जो जो रूल लग रहा है। पहले पे पावर रूल लगेगा, 4x की पावर 3 आ जाएगा। दूसरे पे फिर पावर रूल लगेगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आखिर पे इस पे भी पावर रूल लगेगा, 4x आ जाएगा। और ये x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये -5, ये +7 0 हो गया। अब आपने देखें कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ये भी एक फंक्शन आया है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे वो डबल डेरिवेटिव होगा जिसको हम एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें, अगेन इस पे पावर रूल लगाएं, 12x स्क्वायर आ गया, अगेन इस पे पावर 18x आ गया, इस पे x का डेरिवेटिव 1 आया तो ये 4 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब अगेन ये एक फंक्शन आ गया, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन एक फंक्शन है, इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो ये तीन हमारे पास जो डैश होती है ना, उसके बाद हम डैश नहीं लगाते बल्कि 4 5 6 लिखना शुरू कर देते हैं। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ये नोटेशन कन्वेंशन है कि आपने 3 डैश के बाद 4 डैश नहीं लगाने, एफ की पावर 4 लिख देना, इसका मतलब होता है चौथा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखें
एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये इसका आंसर 24 आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब ये हमें एक कांस्टेंट फंक्शन मिल गया, तो इसका मतलब जब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो इसका एक रिजल्ट निकलता है कि पोलिनोमियल जो होते हैं, अगर हम उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लें तो उनकी डिग्री जो है वो कम होती जाती है, हर डेरिवेटिव के साथ डिग्री कम होती जाती है। ये देखें ना, पहले डिग्री 4 थी, डेरिवेटिव लिया 3 आ गई, फिर डेरिवेटिव 2 आ गई, फिर डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर 0 आ गया। तो अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल एन डिग्री की पोलिनोमियल है, तो जब हम उसका nth डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमें आंसर में 0 मिल जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि फाइंड फॉर एफ ऑफ एक्स, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, क्वोशंट फंक्शन है। देखें ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो क्वोशंट फंक्शन है। हमने इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है और एफ डबल डैश एक्स। सबसे पहले इस पर लगाएं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दें, नीचे वाले को ऊपर वैसे ही लिखें और इसका डेरिवेटिव ले लें, ये देखें, ठीक है। फिर आप क्या करें, फिर इसको जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे लिखें और इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो ये देख लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ गया। इस पर आप लगाएं पावर रूल, 3x स्क्वायर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये -2 आ गया, ये आ गया आंसर। ये चीज़ वैसे ही लिख दी। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, क्योंकि +1 का 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 2x ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस चीज़ को इससे ज़रब दें, 2x को इससे ज़रब दें सारी को, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, और बटे में यही चीज़ आ जाएगी। अब ये हमारा एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। अब हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमें देखें नज़र आ रहा है कि ये अगेन एक क्वोशंट फंक्शन है, तो इस पर लगाएं अगेन क्वोशंट रूल। तो ये देख लें, ये नीचे वाले का स्क्वायर, ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो इसका हमने डबल स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है। तो ये देखें, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये नीचे वाली टर्म आप ऊपर वैसे ही लिख लें, मैंने वैसे ही लिख ली। और ये जो टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x की पावर 3, 5 2 बार 10, 10x, और ये 0 हो जाएगा, तो ये 0। अब आपने मेरी बात सुने, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अब मैं हर डेरिवेटिव को पावर रूल या कांस्टेंट रूल या एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये मैं आपको हर जगह नहीं बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ चलूँगा, क्योंकि आप इससे यूज टू हो गए हैं और हमने बहुत सारे डेरिवेटिव जो हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये अब आपका काम बनता है कि आप खुद समझ जाएँ कि यार यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब ऊपर वाली चीज़ आप वैसे ही लिख लें, तो ये मैंने लिख दी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे अब, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल के साथ, तो 2 शुरू में आ जाएगा, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी सारी। तो अंदर वाली चीज़ का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आएगा, तो वो 2 जो है वो 2 पहले वाले 2 से ज़रब खा के 2x जो है वो पहले वाले 2 से ज़रब खा के 4x हो जाएगा, और साथ ये वाली चीज़ आ जाएगी। नीचे आपने स्क्वायर का स्क्वायर था, तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 कर दें। अब यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, आप कॉमन ले लें, ठीक है। दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और यहाँ से एक ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, ठीक है, क्योंकि एक हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। माइनस आ गया दरमियान में, 4x ये वाला आ गया, ये हमने बाहर निकाला हुआ है कॉमन, और ये चीज़ आ जाएगी, नीचे ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक जो है वो इससे आप काटते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस करके हमें ऊपर ये चीज़ मिलेगी, नीचे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक काट दिया, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपने अब खुद करनी है, वरना ये लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हमें g ऑफ x दिया गया है, एक फंक्शन sin 2x इंटू ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पे x जो है वो हमारा ग्रेटर दैन 0 है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लगाएं इन पे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश x इज इक्वल टू साइन 2x, ये पहला फंक्शन वैसे ही आ गया sin 2x, और ln x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/x होता है। फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव sin 2x का होता है cos 2x, लेकिन 2x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो साथ 2 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा तरतीब दे लें, sin 2x ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, +2 शुरू में, cos 2x यहाँ पे, ln x यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं।
तो ये देखें, इस पे आपने लगाना है क्वोशंट रूल, ये मैंने क्वोशंट रूल लगा दिया, ठीक है। इस पे आपने अगेन प्रोडक्ट, ये 2 को आपने बाहर ही रहने देना है इसको, और अंदर आपने अगेन प्रोडक्ट रूल लगा देना है इन दोनों पर, ठीक है। तो ये देखें, ये नीचे एक्स का स्क्वायर, एक्स ऊपर वैसे चला गया, और इस चीज़ का डेरिवेटिव ये 2 cos 2x आ गया। फिर आपने क्या करना है, ये वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव ये 1 आ गया। फिर आप यहाँ पे ये देखें, प्रोडक्ट रूल लगा है cos 2x, इसका डेरिवेटिव 1/x, फिर ln x वैसे ही, और cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x, क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होता है। जब आप 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x होता है, जब इसका दोबारा डेरिवेटिव 2x का लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये चीज़ आपकी वैसे ही आ जाएगी सारी। तो यहाँ से आपने cos 2x बटा x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ln x 2 sin 2x आ जाएगा। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ हमने वैसे लिख ली, प्लस यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, एक्स इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 cos 2x आ जाएगा, प्लस x ln x आ जाएगा, -4 sin 2x आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, अब ये चीज़ तो यहाँ पे समझा नहीं सकते, ठीक है। इसका अब अगेन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया इन दो चीज़ों का, ठीक है। वो x² आ गया, तो ये ऊपर वाली चीज़ सारी 2x, ये देखें 2x cos 2x, ये sin 2x ये आ गया। अब यहाँ से x एक बचेगा, क्योंकि ये देखें एलसीएम लेने से x² और x कटेगा, x बच जाएगा, वो x फिर ऊपर सारी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें 2x cos 2x, ये x² ln x आ गया, ये -4 sin 2x आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़। तो आप देखेंगे ये और ये आपस में प्लस हो गए, 4x cos 2x आ गया, ये sin 2x वैसे ही आ गया। ये हमारा देखेंगे, इसको आप थोड़ी सी तरतीब दे लें, ये माइनस जो है यहाँ पे आके इसको भी माइनस करेगा इसको, तो 4x² ln x sin 2x, ठीक है। ये थोड़ी सी उसने की हुई है, कैलकुलेशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं, नीचे x² ही आ जाएगा, ठीक है। अब सब पे आपने x² को डिवाइड कर देना है, ये इस पे भी x² आ जाएगा, इस पे भी x² आ जाएगा, और इस सारे पे भी x² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे जब x² आएगा तो ये x² काट जाएगा, यानी कि आपने हर टर्म में जो नीचे x² है ना, वो डिवाइड कर देना है हर टर्म पर। ये देखें, इस पे भी और इस पे भी, इससे x² कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से सिर्फ x कटेगा, तो ये सिर्फ नीचे एक x बच जाएगा। यहाँ से कोई चीज़ नहीं कटेगी, तो sin 2x/x² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आपने देखना है। ये लेक्चर जो असल लेक्चर है उसमें उन्होंने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की है, डायरेक्ट उसने आंसर लिख दिया है। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया, बाकी थोड़ी सी अपने एंड पे भी आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो ये देखें, यहाँ से आपने आगे एक फंक्शन दिया है hx cos x² के बराबर, तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये देखें h' हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, cos x² का डेरिवेटिव होता है -sin x², ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन होता है, तो एंगल इसके साथ x² है, तो साथ x² आ गया। अब x² का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जो कि 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको तरतीब दे के लिखेंगे, तो ये -2x पहले चला जाएगा, sin x² बाद में चला जाएगा। अब इसका हमने दोबारा डबल डेरिवेटिव लेना है, तो h'(x) किसके बराबर आ गया, -2 को बाहर निकाल लें, और ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और sin x², इन पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो ये देखिए, यहाँ पे x वैसे ही आ गया, sin x² का डेरिवेटिव हमने ले लिया है cos x², और x² का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। अब sin x² को वैसे लिख लें, और x का डेरिवेटिव लें, वो 1 आ जाएगा। तो ये देख लें आप, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये -2 इससे ज़रब खाएगा, तो -4x² साथ cos x² आ जाएगा। ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये -2 ने इससे जब मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, 2 sin x² आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर r ऑफ x इज इक्वल टू x e⁻2x फाइंड r'(x r''x। तो ये मैंने एज ए एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ा है, अगर आपके पास से आपसे नहीं हल होता तो आपने हमें कमेंट करना है, हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको ये चीज़ इसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, सिंपल आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 5 है कि फॉर द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25। आपने ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसका रेडियस 5 के बराबर है, और सेंटर उसका कहाँ पर है, सेंटर उसका
ओरिजिन पर है, ये उस सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। तो आपने इसका वाई डबल डैश फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये देखें, ये इक्वेशन हमने ले ली, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y आएगा, लेकिन साथ dy ओवर dx आ जाएगा। ये इम्प्लिसिट डेरिवेशन हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, लेकिन फंक्शन हमारा y का है। तो हम क्या करेंगे, इस पर पावर रूल लगा के साथ dy ओवर dx लगा देंगे, ठीक है। पावर रूल से 2y आ गया और साथ हमने dy ओवर dx लगा दिया, ये चीज़ ज़ीरो हो गई। और यहाँ से हमने क्या देखा कि y डैश जो है वो -x बटा y के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम dy ओवर dx की वैल्यू, जिसको हम y डैश भी बोलते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगी, -x बटा y। ये हम पीछे एक एग्जाम्पल में करके भी आए हैं। वो कैसे निकलेगा कि 2x को उठा के उधर ले जाएं, ये -2x हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो y को नीचे डिवाइड कर दें तो dy ओवर dx या y डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन आपने क्या करना है कि अगेन आपने ये जो इक्वेशन है ना, इस पर इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। अब dy ओवर dx को मैंने y डैश लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। dy ओवर dx जो है उसको मैंने y डैश लिखना है। तो ये देखें 2 प्लस ये 2 हमारा ये वाला जो है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे अब हम ये देखें, इसका डेरिवेटिव देखेंगे 2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ठीक है। तो 2 आ गया। अब ये 2 को हम बाहर निकाल के ये y डैश y इंटू वाई डैश, ये अब क्या टर्म बन गई, ये टर्म बन गई y इंटू वाई डैश, ठीक है। ये वाली ये y और ये y डैश। अब इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएं, दो फंक्शन ज़रब खा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाया। पहला फंक्शन वैसे ही y वैसे ही आ गया, y डैश का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो y डबल डैश बन गया, ठीक है, प्लस फिर दूसरा फंक्शन यानी कि y डैश वैसे ही आ गया और y का डेरिवेटिव लिया जिसको हमने y डैश बोल दिया, ये 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने y डैश की वैल्यू रखी -x बटा y, ये हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दी, ये 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 2 उठा के उस तरफ ले जाएं, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये स्क्वायर खोल दें, ये वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये y इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये 2 से कट के -1 रह गया। तो अब यहाँ से आपने y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, y डबल डैश की, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये आप उठाकर उस तरफ ले जाए ना, ये वाली चीज़ उस तरफ ले गए, तो हमने -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि इसको हमने अगेन रिप्लेस कर दिया वाई डैश के स्क्वायर से। तो y इंटू वाई डबल डैश, तो अब y डबल डैश क्या आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा। तो ये देखें, अब अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे कीमत रख दें और एलसीएम वगैरह लें, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी y डबल डैश की वैल्यू। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 25 दी गई है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 25 रखा, तो -25 बटा y की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा y डबल डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ, ठीक है। हमारा डेरिवेटिव जो है वो डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम फंक्शंस को कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। हाँ, हम अब एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारी सबसे पहली है अमाउंट ऑफ चेंज या एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करें तो उसके हिसाब से दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज होगी। यानी कि अगर हम x को चेंज करते हैं, इनपुट को चेंज करते हैं, तो हमारा y कितना चेंज होगा। तो यहाँ से देखें कि ये हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि अगर हम एक x को चेंज करते हैं, ठीक है, यानी एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो y कितना चेंज होगा, यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। एवरेज रेट का क्या मतलब है, एवरेज रेट जो होता है वो एक पूरे इंटरवल पर जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, वो हमें बताता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, पूरे इंटरवल पर। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो किसी खास लम्हे पर, किसी स्मॉल इंटरवल पर, इंटरवल नहीं कह सकते, किसी पॉइंट के बिल्कुल करीब जाकर, यानी किसी ख़ास लम्हे पर, ठीक है,
कि इस वक्त इस चीज़ की क्या वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज बताता है कि किसी ख़ास लम्हे पर, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी जो स्पीडोमीटर होती है वो हमें स्पीड बताती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताती है कि किसी ख़ास लम्हे पर गाड़ी की स्पीड क्या है, वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी खास लम्हे पर, और एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है पूरे इंटरवल पर जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है। इंस्टेंटेनियस का होता है कि एक खास लम्हे पर। तो इसकी हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हम ए पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है। ये तकरीबन इसके बराबर होता है। तकरीबन क्यों इसके बराबर है? क्योंकि अब हमने लिमिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। लिमिट जो होती है साथ, ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हम लिखते हैं ना, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है सिंपल, ठीक है। ये हमने वहाँ से ये देखें एच को उठाकर उस तरफ ले जाएं तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए जो है वो ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ ए को माइनस है तो वो भी उठा के उधर ले जाएं, तो ये चीज़ एक तरफ रहने दें, ये देखें, ठीक है। फॉर स्मॉल एच मीन्स के जो जिसको हम एच अप्रोचेस टू जीरो लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, उसका मतलब क्या होता है? बहुत छोटा एच। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, अमाउंट ऑफ चेंज इसको बोलते हैं। ये तकरीबन किसके बराबर होता है? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ डैश ए इंटू एच। ये देखें एच वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये टर्म बन गई। एफ ऑफ ए यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये उस तरफ ले जाके प्लस ए एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगी। ये जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ से आई है इससे। तो एक्यूरेसी इम्प्रूव्स व्हेन एच इज़ सो स्मॉल एंड एफ इज़ वेल बिहेव्ड नियर ए। वो कह रहा है कि ये जो हम अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, इसकी एक्यूरेसी जो है वो उस वक्त बेहतर आएगी जब हमारा एच जो है वो बहुत स्मॉल हो, नियरली अप्रोचेस टू जीरो, जिसको हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो बोलते हैं। और एफ जो है वो हमारा ए के करीब जो है, जिस पॉइंट पर हम अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या कोई अनडिफाइन वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो अब हम एस्टीमेट की एक एग्जांपल करते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू यानी कि फंक्शन की एट पॉइंट टू पे वैल्यू 7.4 गिवन है, और उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है यानी कि टू पर जो डेरिवेटिव है वो हमें -1.6 गिवन है। तो हमने एस्टीमेट करना है कि एफ ऑफ 2.05 की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए, हमें पहले टू पे वैल्यू दी थी, फिर हमने वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया, वैल्यू में थोड़ी इंक्रीमेंट की, वैल्यू में इजाफा किया, तो एफ ऑफ 2.05, ठीक है, हमने यानी कि एच की वैल्यू में चेंज किया है। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें 0.05 एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने पीछे आपको फार्मूला रेट ऑफ चेंज का, अमाउंट ऑफ चेंज का बताया, वो इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला। तो ये देखें, यहाँ पे एफ ये आ गया, ए की वैल्यू 2 थी तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, एच की वैल्यू हमने ये फाइंड किया तो ये वाले लगा दी। तो ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 किधर है? एफ ऑफ 2 ये है, ठीक है, और एफ डैश ऑफ 2 ये आ गया, ठीक है, और एच हमारा वैसे ही आ गया, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो हमने इस फार्मूले में सारी चीज़ चेंज कर दी, ए की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब ये देखें, एफ ऑफ 2 प्लस 0.05, ये एफ ऑफ 2.05 बन गया जो हमने एस्टिमेट करना है। ये किसके बराबर, तकरीबन बराबर है, इसकी वैल्यू 7.4 है, ये मैंने रख दी। एफ डैश 2 की वैल्यू -1.6 है और एच की वैल्यू ये वाली रख दी, तो ये 7.32 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज रेट चेक करें तो ये हमारा एस्टीमेट आ गया, ठीक है। तो देखेंगे ये बिल्कुल करीब है, ठीक है, हमने थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है, पॉइंट को, तो हमारा वैल्यू में भी थोड़ी सी चेंज आ गई, यानी कि हमने 2 से 2.05 किया तो ये देखें हमारी फंक्शन की वैल्यू भी साथ ही चेंज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इस चीज़ की हम बात करें तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है इंटरवल पर। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है ना कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है वो इंटरवल पर होती है, इस इंटरवल पर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और ये जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है एट ए। ये किसी एक पॉइंट पर या किसी खास लम्हे पर ये रेट ऑफ चेंज है जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं ए पर। तो ये डेफिनेशन ये वाली और ये वाली एवरेज और इंस्टेंटेनियस की हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह इनके बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं रियल लाइफ की, कि लेट एल ऑफ टी बी लाइव यूजर्स ऑन आ प्लेटफार्म इन थाउजेंड्स एट मिनट टी। ये हमारे पास कोई प्लेटफार्म है जैसे इंस्टाग्राम है, तो उस पर हमें एल ऑफ टी जो है ना वो
लाइव यूज़र्स की हमें तादाद बताता है कि उस इंस्टाग्राम पर टाइम टी जो है वो मिनट्स में है, टाइम टी पर कितने लाइव जो है वो बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। उसके बारे में तो आपको काफ़ी पता होगा। इंस्टाग्राम पर आपके किसी टाइम टी जो कि मिनटों में है, वहाँ पे कितने बंदे बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, और उनकी तादाद हमें थाउजेंड्स में दी गई है, यानी कि एल ऑफ 30, यानी कि 30 मिनट्स पर जो लोगों की तादाद है वो 12.5 थाउजेंड्स है, और एल डैश ऑफ 30 वो 0.8 है। तो हमने एस्टिमेट करना है कि एल ऑफ 32 यानी कि 32 मिनट पर कितने लोग बैठे होंगे। 30 मिनट पर हमें गिवन है, तो हमने 32 मिनट पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 32 माइनस 30 ये 2 आ जाएगा एच। अब आप क्या करें, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला, ठीक है, एफ इंटू ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एच, ठीक है। तो ये देखें, एल यहाँ पे ए की एल वैसे ही आ गया, यहाँ पे ए की वैल्यू 30 थी, एच हमारा, ठीक है, 2 आ जाएगा, एच की वैल्यू 2 आएगी तो एल 32 आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल 30 प्लस एल डैश 30 इंटू एच, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। ये 12.5 हमें गिवन है एल 30, और एल डैश 30 0.8 है तो ये मैंने रख दी, और एच की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रखी है, तो ये 14.1 थाउजेंड्स लोग आएंगे, यानी 32 मिनट्स पर 14.1 थाउजेंड पीपल जो हैं वो उस प्लेटफार्म पर लाइव बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, डेरिवेटिव की मज़ीद जो हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पोजीशन है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की टाइम टी पर उसकी लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसकी लोकेशन क्या है टाइम टी पर, उसको हम पोजीशन फंक्शन बोलते हैं। कि हमें जैसे जैसे हम टाइम को चेंज करते जाएंगे उसकी पोजीशन भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि किसी लाइन पर या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन होगी ना, उसको हम एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके यूनिट जो है वो मीटर्स में होते हैं, ठीक है। यूनिट जो है इसके मीटर्स है। नेक्स्ट, अगर हम एस ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लें, यानी पोजीशन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, ये देख लें। और वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके डायरेक्शन जो है वो मैटर करते हैं। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो आपने ज़रूर स्पेसिफाई करनी है, ठीक है, कि नेगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि साइन को आप हमेशा पॉजिटिव रखें। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव साइन हमेशा आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, तो वो स्पीड बन जाती है। अगर हम किसी वेलोसिटी फंक्शन की मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमारे पास स्पीड बन जाती है। और याद रखना है कि स्पीड हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि ये ज़ीरो हो सकती है या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमें स्पीड मिल जाती है, और अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें यानी कि वी डैश ऑफ टी अगर ले लें तो वो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन को हम वी डैश ऑफ टी भी बोलते हैं और एस डबल डैश ऑफ टी भी बोलते हैं। यानी कि अगर पोजीशन का हम पहला डेरिवेटिव लें तो वो वेलोसिटी बनता है, अगर दूसरा डेरिवेटिव ले लें तो वो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, और इसका हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि एक बाल को हमने ड्रॉप किया है 80 मीटर की, किसी बिल्डिंग से या किसी पहाड़ी से हमने 80 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप किया है। इट्स हाइट अबव ग्राउंड टी सेकंड्स लेटर इज गिवन। ये हमें उसका टाइम टी पर, जनरल टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी सेकंड्स पर उसने एक हाइट फंक्शन दे दिया। यानी कि आप जैसे जैसे टी को इसमें चेंज करते जाएंगे आपको उसकी डिफरेंट हाइट्स जो हैं वो मिलती जाएंगी कि 5 सेकंड में उसकी हाइट क्या है, 6 सेकंड में क्या है, 7 में, इसमें आप वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो हमें डिफरेंट हाइट्स मिलती जाएंगी। तो हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड को आके टच करेगी। जारी बात है जब उसको ऊपर से फेंकेंगे तो आके ज़मीन पे तो टच करेगी, तो वहाँ पर हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करेंगे जब बाल ग्राउंड को हिट करेगा। तो जब बाल ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो उसकी जो हाइट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो ग्राउंड को हिट कर गया है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ये हाइट फंक्शन है ना, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये देखें ज़ीरो आ गया, तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली। ये 80 को उस तरफ ले जाए तो बस प्लस माइनस है थोड़ा सा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपने निकाल दी है। 80 को उधर ले जाए, -16 को नीचे ले जाकर डिवाइड करते हैं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेकंड। अब हमने बात करनी है वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन बॉल हिट्स ग्राउंड। तो हमने वो वेलोसिटी फाइंड आउट अब करनी है जब वो
ज़मीन से टकराती है तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो ज़ाहिर बात है हमने पढ़ा है कि वी ऑफ टी, वेलोसिटी फंक्शन हमने वी ऑफ टी पढ़ा था ना। तो आप क्या करें, वी ऑफ टी में जो है इसमें आपने यहाँ पे वी वैसे ही आ गया और टी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 पुट कर दें इस फंक्शन में, ठीक है, ये वाला। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वी ऑफ टी जो है किसके बराबर आ जाएगा, एच डैश ऑफ टी। यानी ये देखें, हमें पता है ना ये पोजीशन फंक्शन है एक किस्म का, ये पोजीशन फंक्शन है एक किस्म का। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमें वेलोसिटी फंक्शन देगा। तो इसका डेरिवेटिव लें जो कि -32 टी के बराबर आ गया, वो वी ऑफ टी का यानी वेलोसिटी फंक्शन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी फंक्शन के बराबर है। तो ये देखिए अब टी की जगह पे सिर्फ आपने 5 स्क्वायर रूट पुट करना है, क्योंकि टी की वैल्यू ये है। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी जब वो ग्राउंड को हिट करती है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स फॉल, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है इस पूरे टाइम इंटरवल पर। तो जब हमने उसको हाइट से फेंका तो उसका टाइम 0 था, फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जब ग्राउंड पे हिट किया तो उसका टाइम 5 स्क्वायर रूट आ गया। तो हमने इस पूरे इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंटरवल पे हम कौन सी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो ये देख लें, लास्ट पॉइंट पे उसकी हाइट और इनिशियल पॉइंट पे उसकी हाइट दोनों को माइनस कर दें, और लास्ट टाइम और माइनस इनिशियल टाइम इन दोनों को माइनस करके ये चीज़ रखें, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी बॉल की आ जाएगी। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, ये हमें एक पोजीशन फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने उसकी वेलोसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर हम पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये एस ऑफ टी है, अगर हम इसका एस डैश ऑफ टी ले लेंगे तो हमें उसका वेलोसिटी फंक्शन मिल जाएगा। तो इस पर लगाएं पावर रूल, ये 3t² आ गया, ये 2 शुरू में आया, 2 से कट गया तो 15t आ गया, ये t का 1 होता है तो 18 आ गया, ये +4 0 हो गया। एट टाइम t सेकंड इज़ द पार्टिकल एट रेस्ट। तो आपने ये वो टाइम बताना है जहाँ पर उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, यानी कि जब पार्टिकल हमारा रेस्ट में आ जाए। जब रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमने v ऑफ t जो फंक्शन है वेलोसिटी फंक्शन को 0 के बराबर कर दिया। ये हमारा वेलोसिटी फंक्शन है, इसको हमने सारे को 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से t की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक t हमारा 2 सेकंड आएगा, एक t 3 सेकंड आएगा। तो इन 2 टाइम्स पर जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। हमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो नज़र आते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिनको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉज एक्स, इनका जो हम फंक्शंस है इनको एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही टीडियस काम है, क्योंकि ये एज ए इन्फिनिट सीरीज़ की तरह काम करते हैं। अगर आप e की पावर x की इन्फिनिट सीरीज़ देखें तो उसको टेलर और मैकलॉर्न सीरीज़ जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके ज़रिए अगर आप उसको अप्रॉक्सीमेट करें तो वो एक इन्फिनिट सीरीज़ बन जाती है, यानी कि वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ बनती है। तो वो कुछ फंक्शंस को हम किसी पॉइंट पर अगर अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, यानी कि उनकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो हम उनकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशंस का क्या मतलब होता है कि हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने उस फंक्शन को एवेलुएट करना है, जिस पॉइंट पर हमें उसकी वैल्यू चाहिए, हम उस पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ है कोई, ये देखें, अगर ये हमारा एक्चुअल फंक्शन है, ठीक है, और इस पॉइंट ए पर हमने उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन गिराएंगे, उस टेंजेंट लाइन की जो है वो हम इक्वेशन या स्लोप निकालेंगे, वो हमें क्या देगी, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन देगी, जो कि बिल्कुल इसी के बराबर होगी। यानी कि जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज होगा वो तकरीबन टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर ही होगा तकरीबन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व फंक्शन दैट आर डिफ़िकल्ट आर इम्पॉसिबल टू एवेलुएट एग्जैक्टली। यही बात मैंने बताई है कि बहुत सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्टली एवेलुएट करना या एग्जैक्टली सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो नियर अ पॉइंट x इज़ इक्वल टू ए, अगर हम किसी पॉइंट x इज़ इक्वल टू ए पर अ नॉन लीनियर फंक्शन बिहेव्स आलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वो कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है, जिस तरह पैराबोलिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर हम किसी पॉइंट x इज़ इक्वल टू ए की बात करें तो ये जो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं, जो कि पैराबोलिक, x स्क्वायर,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बिहेव करती है, जिसको मैं टेंजेंट लाइन भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टेंजेंट लाइंस प्रोवाइड अ लोकल लीनियर मॉडल फॉर नॉन लीनियर फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि टेंजेंट लाइन को इस्तेमाल करते हैं लोकल लीनियर मॉडलिंग के लिए। ठीक है, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करके उनको जो है वो अवेलुएट करते हैं जो हमारे नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं टेंजेंट लाइन को इस्तेमाल करके। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारी कंप्यूटेशन को और एस्टिमेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, तो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर कोई हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले तो जिस फंक्शन को नॉन लीनियर फंक्शन को हमने एस्टिमेट करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो वो क्या होगा, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स द टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमारी जो टेंजेंट लाइन है हमने पढ़ा था ना कि ये देखें, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये एफ ऑफ ए है। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स फिर पॉइंट के क्या बन गए, ए कोमा एफ ऑफ ए। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए कोमा एफ ऑफ ए। तो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी y माइनस वाई वन। अब y1 यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए, तो उसकी जगह पे हमने एफ ऑफ ए रख दिया। तो एफ ऑफ डैश ए m, यहाँ पे हमने m इंटू एक्स माइनस एक्स वन पढ़ा था ना जी। ठीक है, यहाँ पे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन पढ़ा। तो m हमने क्या पढ़ा था, वो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है, यानी कि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट होता है। तो हमने ये देखे a पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो a पॉइंट का डेरिवेटिव हमने m की जगह पे लिख दिया, क्योंकि सेम बात वही है कि डेरिवेटिव और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से x वो इक्वेशन वाला माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, जो हम पीछे भी पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल्स करके आए। तो यहाँ पे ए एक्स वन की वैल्यू ए है, तो वो हमने रख दी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको उठाकर आप इसको आप उठाकर इस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपने y की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, आपकी सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये तो ये देख लें। ठीक है, ये उठा के उस तरफ बस ले जाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस लाइन गिव्स अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ एक्स नियर ए। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये मैंने ये जो लाइन लगाई है, ये उसकी इक्वेशन है। तो ये हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगी एफ ऑफ एक्स की नियर ए। ठीक है, ए पॉइंट के करीब हमें ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगी फंक्शन की। ठीक है, हम चेक तो फंक्शन को कर रहे हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल करके, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो इसको हमने y को क्या लिख लिया, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को हम एल ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और ये वाली चीज़ सारी वैसे ही आ गई। ठीक है, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ए। तो जितना एक्स हमारा ए के करीब होगा उतनी अप्रॉक्सीमेशन हमारी अच्छी आएगी। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एट एक्स इज इक्वल टू 16 एंड देन एस्टिमेट। तो ये देखें आप, यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर रूट के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है 16। तो एफ ऑफ 16 किसके बराबर आ जाएगा, जब यहाँ पे 16 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स का। वो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, वो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू है वो आप लिख दें। तो यहाँ से आप एफ डैश ऑफ 16, अब यहाँ पे आप 16 पुट करें तो हमें 1/8 आंसर मिलता है। इस इक्वेशन में 16x की जगह पे पुट करें तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, अब ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो वैल्यूज़ आप पुट कर दें। एफ ऑफ 16 आ जाएगा, एफ ऑफ ए की यहाँ पे कीमत क्या है, जो पॉइंट हमें दिया गया है वो 16 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 16 आ जाएगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 16, यहाँ पे एक्स माइनस 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करें, एफ 16 की वैल्यू 4 आई है ये वाली, एफ डैश 16 की वैल्यू ये 1/8 आई है, ये वाली चीज़ वैसी आ जाएगी। तो इसको जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये हमें एल ऑफ 16.3 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1/2 16.3 माइनस 16, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो इसकी है वो ये देखें कि कितनी करीब है इसके, यहाँ पे लास्ट पे 7.3 है और यहाँ पे 7.5 है, ये तकरीबन दोनों बराबर हैं। बहुत बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने की है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, हमने साइन 47 को टेंजेंट लाइन इस्तेमाल करके 45 डिग्री पे
अवेलुएट करना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करना है साइन 47 डिग्री को एट 45 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि रेडियंस में जो 45 डिग्री होता है वो π/4 रेडियन के बराबर होता है और 47 डिग्री जो है वो 0.8203 रेडियन के बराबर होता है। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है π/4, ठीक है। 45 पे हमने फाइंड करना है, तो 45 को हमने π/4 लिखा है, तो π/4 आ गया। तो यानी साइन π/4 के वैल्यू 2√/2 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तो वो हमारे पास cos x आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। तो अब x की जगह पे π/4 रखें तो ये फिर अगेन 2√/2 आ जाएगा, ठीक है, 2√2 आए, यानी कि cos x यानी cos π/4 की वैल्यू भी यही आ जाएगी। साइन π/4 की वैल्यू भी यही है और उसका डेरिवेटिव cos π/4 की वैल्यू भी यही है। अब लीनियर का फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला है, फार्मूले में कीमतें पुट करें, f ऑफ π/4 a हमें π/4 दिया गया, आपने याद रखना है। तो f डैश ऑफ π/4 x माइनस π/4, तो यहाँ से आप लीनियर ये वाली पुट करें, ठीक है। ये जो पॉइंट जिस पर हमने फाइंड आउट करना है वो पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया और बाकी वैल्यूज पुट की, ये और ये वाली, ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो इसके बराबर होती है, ये भी तकरीबन सेम वैल्यूज़, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल्स। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशियल्स क्या मतलब होता है कि अगर हम छोटा सा स्मॉल चेंज करते हैं एक्स में, स्मॉल चेंज इन एक्स हम बोलते हैं उसको डी एक्स, तो वाई में कितना छोटा चेंज आएगा तो उसको हम डी वाई बोलेंगे। तो ये हम रिकॉल करते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स के। यानी कि अगर आपका फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी नाउ ट्रीट डी वाई एंड डी एक्स एज स्मॉल इंक्रीमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम डी एक्स को भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट ट्रीट करेंगे और डी वाई को भी छोटा सा इंक्रीमेंट ट्रीट करेंगे। तो देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो डी वाई किसके बराबर होगा, ये डी एक्स को उठा के आप उस तरफ ले जाएं तो डी वाई हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर y हमारा ये है तो डी वाई हमारा क्या आ जाएगा। इसमें आपने याद रखना है कि रूल वही डेरिवेशन वाले इस्तेमाल होंगे। ये देखें यहाँ पे भी डी ले लिया और यहाँ पे भी इस तरफ भी डी ले लिया है, तो यहाँ पे डी वाई बन गया। अब इसकी डेरिवेशन करें, ये 2x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 2 आ गया, साथ इसके dx आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा है ना डी वाई का फार्मूला क्या पढ़ा है, एफ डैश एक्स साथ डी एक्स, ये हमने एफ डैश एक्स तो ये निकाल लिया, इसके साथ डी एक्स भी लगाना है, ये देख लें। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर हमें जो dx की वैल्यू 0.1 गिवन है, तो dy हमारा ये आप dx की जगह पे 0.1 पुट करें, x की जगह पे 3 पुट करें तो ये 0.8 आ जाएगा। और एक्चुअल चेंज जो डेल्टा y है, एक्चुअल चेंज किसके बराबर है, वो इसके बराबर होता है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीमेंट करके जो हमने निकाली है और एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की इंक्रीमेंट वैल्यू है जो हमने dx इसमें इंक्रीमेंट किया है, ऐड किया है, और ये फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों को आप माइनस कर दें तो आपको ये एक्चुअल चेंज मिल जाएगा। ये देखें फिर f 3.01, क्योंकि पहले 3 था तो फिर हमने 0.1 इसमें ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये 3.1 बन गया। f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ 3 है, क्योंकि x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो ये देखें 3.1। ये अब क्या करें कि पहले फंक्शन की लास्ट वैल्यू लिखें और फिर उस पर पहली वाली वैल्यू जो है यानी कि 3 वाली वैल्यू जो है उसको माइनस कर दें। ये फंक्शन की 3.1 वाली वैल्यू है जो इंक्रीमेंट की है, और ये फंक्शन की जो इंक्रीमेंट के बगैर वाली वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया है, और ये इसमें पुट करना है, ये हमें गिवन फंक्शन है। ये देखें x की वैल्यू पहले 3.1 थी इंक्रीमेंट के बाद, तो हमने ये 3.1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2x 3.1। अब इंक्रीमेंट से पहले वाली वैल्यू जो हमने 3 थी वो हमने इसमें पुट करके दोनों को माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब एरर प्रोपोगेशन क्या होता है कि मेजरमेंट एरर प्रोपोगेट इनटू कैलकुलेटेड वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका ये होता है कि जो हमारे पास हमने मेजरमेंट में ही हमारा जो एरर है वो आ गया, अगर मेजरमेंट ही में ही हमारा एरर आ गया तो हमारा वो कैलकुलेशन में भी एरर जो है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल कि अगर हमने रेडियस स्फीयर का कैलकुलेट किया है 10 ± 2 सेंटीमीटर, यानी कि वो 10 और 8 के दरमियान है, यानी कि हमारा एरर आ गया ना, हमें एग्जैक्ट रेडियस का नहीं पता। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारा एरर हमारी कैलकुलेशन मेजरमेंट में ही हमारा एरर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसके बराबर होता है। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लें तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा,
ये 3 शुरू में आ गया, 3 से कट गया, 4 पाई स्क्वायर और साथ डी आर, क्योंकि ये हमने एफ डैश आर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर दिया। साथ हमने जो डी एक्स लगाते हैं, अब हमने डी आर लगाना है, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, एक्स नहीं है यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे डी आर लग गया। तो एट आर इज इक्वल टू 10, डी आर हमारा 0.2 है। अब ये इसमें पुट करें तो ये हमारी 251.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मीन वॉल्यूम मे बी ऑफ बाई अमाउंट 251 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कह रहा है कि जो एवरेज उसका वॉल्यूम है वो राउंड अबाउट है 251 के, लेकिन हमारा ये आया है। तो ये देखें ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने उसके रेडियस की कैलकुलेशन में ही हमारी गलती थी, तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा वॉल्यूम में भी चेंज आया। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू के बराबर। तो साइज ऑफ मिस्टेक कि आपने मेजरमेंट में कितनी मिस्टेक की है वो एब्सोल्यूट एरर होता है। और रिलेटिव एरर का क्या होता है कि आप उसको टोटल जो है वो अमाउंट से डिवाइड कर दें, यानी कि आपने एब्सोल्यूट एरर को टोटल अमाउंट क्यू से जब आप डिवाइड कर देंगे वो हमारे पास रिलेटिव एरर होगा। और परसेंटेज एरर कब होगा, जब आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज एरर होगा। ये सारे तकरीबन एमसीक्यूज़ के हवाले से है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इनको याद रखना है। तो v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई 10 की पावर 3। तो ये देखें कि अब हमारे पास 4188 रिलेटिव एरर। अब हमने ये रिलेटिव एरर कंप्यूट कर लिया, तो dv/v हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर आप इसको 4188 को इससे डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इसको आप डिवाइड कर दें इस चीज़ से, तो ये हमारे पास 6% हमारे पास कंप्यूटेशन में गलती हुई है, यानी कि मेजरमेंट में हमारे पास 6% का एरर था। ठीक है, जो कि फिर हमारे वॉल्यूम में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल्स आर इम्पोर्टेंट एज अवॉइड रिकम्प्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें रिकम्प्यूटेशन और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से हमें बचाते हैं। तो प्रोवाइड्स फास्ट रिलायबल अप्रॉक्सीमेशंस, इसके ज़रिए से हम बहुत तेज़ और एक्यूरेट जो अप्रॉक्सीमेशंस है वो फाइंड आउट करते हैं फॉर स्मॉल चेंजेस, बहुत छोटे चेंज के लिए। यही मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल का मकसद ही यही है कि अगर आपने बिल्कुल छोटा सा चेंज किया है एक्स में, तो उसके नतीजे में वाई में कितना छोटा चेंज आएगा। ठीक है, यही डिफरेंशियल्स का कंसेप्ट है। तो यूज्ड इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेल्टा वाई जो है वो कभी भी डी वाई के बराबर नहीं होगा, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। इज़ द हार्ट ऑफ एरर एस्टिमेशन। ठीक है, ये एक्चुअल चेंज है और ये डिफरेंशियल चेंज है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल करीब तो हो सकते हैं, यानी कि ये एरर बहुत कम तो हो सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डेल्टा वाई कभी भी डी वाई के बराबर नहीं हो सकता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।